चलिए, सबसे पहले तो आज मैं आपका सभी का बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत करता हूँ। मेरा ख्याल से सर्विस छोड़ने के बाद ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसका पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आज का जो, जैसा आपको जानकारी भी है कि कोई ऐसा आज मेरे पास कोई गवर्नमेंट की कोई पोस्ट नहीं है, मेरी कोई असाइनमेंट नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और पोस्ट के साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हमारा एक बिल्कुल पर्सनल हमारा जो एजेंडा है उसमें मैं स्ट्रक्चर में रहूं, उसके लिए मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि हम इसको 4 पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई सरकारी स्कीम की कोई गाइडलाइन नहीं है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। अब उसमें पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे कि ब्रीफ में मैंने आज तक पिछला 25 साल की जर्नी या उससे पहले की जर्नी में मैं बिल्कुल ब्रीफ रहूँगा। आप फ्री हैं अगर आप मेरे को पूछना चाहें, उसमें मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा कि जिसने आज मेरे को यहाँ पे पहुँचाया जहाँ पे मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में हम जाएंगे कि उस एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हमारा क्या एजेंडा है और मेरे को आगे क्या करना है और उसमें आगे हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तीसरे पार्ट में हम पॉइंट पे आएंगे कि स्मार्ट सिटी क्या है और स्मार्ट सिटी क्या थी। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आज हम बिल्कुल इतना अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाने के टाइम पे मैं कमिश्नर भी था और जब ये प्रपोजल बन रही थी तब मैं डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट भी था, तो मैं उस पूरी प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरे को जानकारी है। मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन इसके बाद एक एक स्कीम को, एक एक प्रोजेक्ट को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जानकारी देंगे ताकि हर सिटीजन को इसका पता लगे कि स्मार्ट सिटी में क्या होना था और क्या हो रहा है। उसके बाद चौथे पार्ट में हम आपको ये बताऊंगा मैं कि हमारा जो जर्नी थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ तक आई, 2016 से लेके आज तक स्मार्ट सिटी के फेलियर की जर्नी क्या थी और स्मार्ट सिटी कैसे आस्ते 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 फेल हुआ। हर पार्ट के बीच में हम रुकेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आपके जो पॉइंट हैं या आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो आप मेरे से पूछें। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे बच्चों को जिनके टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपया मेरे ऊपर खर्च किया गया, चाहे मेरे को सैलरी देने में था, चाहे मेरे को पर्क्स देने में था, या मेरे को ट्रेनिंग देने में था, जिसमें 1 साल का फॉरेन ट्रेनिंग भी है जब मेरे को 2-2 सैलरीज मिल रही थी। एक सैलरी यहाँ पे मिल रही थी मेरी फैमिली के लिए और दूसरी सैलरी मेरे को नीदरलैंड में मिल रही थी। वो मेरे को सीखने के लिए गया था और मैं वहाँ पे मास्टर्स मैंने की थी डेवलपमेंट स्टडीज़ में। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक बहुत नीचे के लेवल से आज मेरे को इस जगह पे वो पहुँचा दिया जहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है, और दूसरा मेरे को एक स्टेटस दिया और मेरे को कुछ लाइफस्टाइल भी मेरा इम्प्रूव हुआ। अब इसके साथ मैं आपको कुछ कंसेप्ट हैं जिनके बारे में जो मैंने सीखा, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको बड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा और मैं पॉइंट फॉर्म में आपको बताऊंगा। हमारा एक ये धारणा है कि हमारे लोग जो हैं वो ठीक नहीं है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में बात करेंगे, मेरे कुलीग से मैं बात करता था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया 25 साल की कैरियर में कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, कम्युनिटी बिल्कुल तैयार है, कम्युनिटी डेवलपमेंट चाहती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस प्रोवाइड नहीं करते। इसकी वजह से एक धारणा ही आ जाती है। उस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, इसमें मैं यहाँ पे देखता था कि कई बार लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अदरवाइज क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि जब आदमियों को वो नहीं मिलता, लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट अदरवाइज अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेट करें और लोगों के साथ हम बात करें और लोगों को साथ में मिलाएं, तो लोग पार्टिसिपेट करने को भी तैयार हैं और लोग बिल्कुल रेडी हैं कि हमारा देश जो है और हमारा एरिया विकसित हो। दूसरा हमारे पास अगला हमारा है कि हमारा, कई बार आप सुनेंगे, कई बार आप बोलेंगे इन्हें तो धर्मशाला कुछ नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, बाकी जगह हो सकता, फॉरेन च हो सकता, लेकिन तो नहीं हो सकता। एक बड़ी धारणा है, आप कहीं पे भी आप जाएंगे तो हमारे पास ये धारणा की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती।
विकास पॉसिबल ही नहीं है, लोग नहीं होने देते। मेरा ऐसा मानना है, चाहे मैं आपको उदाहरण दूंगा उसके, मेरा ऐसा मानना है कि डेवलपमेंट पॉसिबल है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, स्मार्ट सिटी हो। जहाँ पे भी मैंने काम किया है आज तक कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट या कोई ऑफिस ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने पैसे की डिमांड की हो। पैसा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पैसा खर्च नहीं हो रहा या उसको प्रॉपरली खर्च नहीं किया जा रहा। अब मैं इसमें ये सीखने में काफ़ी टाइम लगा, मेरी जर्नी रामपुर से शुरू हुई, जहाँ पे मैंने ऐसा महसूस किया कि लोग जो हैं वो हमारे को ढूंढ रहे हैं, लोग ब्यूरोक्रेसी को ढूंढ रहे हैं कि कोई तो आके मेरे साथ बात करे। तो वहाँ पे हमारे को पहला लेसन मिला था कि कम्युनिटी जो है वो उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो कम्युनिटी आपके साथ चलेगी। दूसरी पोस्टिंग मेरी पू में थी, जहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट का हमारा का प्रोजेक्ट था जो 8 करोड़ से 35 करोड़ पे पहुंचा और वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पूरी 3 साल में जो हमने 25-30 करोड़ रुपया खर्च किया, एक भी शिकायत वहाँ पे नहीं थी, ताकि क्योंकि उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोग उसमें भागीदार थे पूरे। आपको याद होगा 2000 में किन्नौर में जो फ्लड आया था सतलुज में, उसमें मैं एडीएम था वहाँ पे। तो उसको जब हमने वहाँ पे फ्लड को मैनेज किया तो आप देखें कि जिस आदमी का 5-5 करोड़ का सेब निकलता है वो भी सड़क के ऊपर मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि मैं वहाँ पे डांगरी पहन के उनके साथ मजदूरी कर रहा था, मेरे फैमिली मेम्बर जो थे वो वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे। और इसलिए अगर 5 करोड़ के सेब वाला आदमी मजदूरी करता सकता है तो लोग पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। इसके साथ जब आप देखें, जब हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था तो जितने ट्रांसपोर्टर्स थे, आप लोग सभी गवाह हैं, उस टाइम पे यहाँ पे मीटिंग्स भी हुई काफ़ी, उस टाइम के ऊपर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं है और 2 साल के पीरियड में एक भी स्ट्राइक नहीं हुई और किसी आदमी ने क्रिटिसाइज नहीं किया और ट्रांसपोर्टर्स ने हमारे साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। स्मार्ट सिटी आप सभी के सामने यहाँ पे हुआ, आपने देखा था कि उस स्मार्ट सिटी की प्रोसेस के दौरान एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने ऐसा बोला हो कि स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती या हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोगों ने एन मास 90% से ज़्यादा लोगों ने स्मार्ट सिटी की प्रपोजल बनाने में पार्टिसिपेट किया था। तो अब आप देखें कि ये जो हमारा एक मिथ है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, विकास नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल है। आस्ते आस्ते हम उस तरफ बढ़ेंगे कि हम कैसे उसको कर सकते हैं और क्या हमारे को आगे करना है। यहाँ तक जो मैंने आपको बोला, इसमें अगर आप कुछ, मैं पार्ट 1 पे, मैं एंड पे आ रहा हूँ, इसमें अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं अभी तक। सर, क्या कारण रहे जो पैसे खर्च नहीं हो पा रहे? जैसे आपने बताया कि पैसे परियोजनाओं में खर्च नहीं हो पा रहे, क्या कारण? उसमें मैं थोड़ा सा इसके आगे आऊँ। मेनली उसका रीज़न ये है कि अभी मैं आपको ये बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे को काम असाइन कर दिया और मैंने आपने मेरे को पूछा ही कभी नहीं कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, या अकाउंटेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। जब आप मेरे से पूछ ही नहीं रहे हो तो मैं करूँगा क्यों? तो एक हमारा ये है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, और ये सारा जनरेट कहाँ से होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस से। आपने मेरे को काम दिया लेकिन आपको खुद नहीं पता कि काम करना क्या है, या आप भी उसके बारे में कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं फिर अपनी मर्जी से काम करूँगा क्योंकि मेरे को भी आराम पसंद है। अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत तो एफर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी करने के लिए हम बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोई ऑफिसर करेगा या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हमारा को पॉलिटिकल लीडर करेगा। असली मालिक तो लोग हैं। अब लोगों को अगर हम एम्पावर करें, अगर आप मेरे से पूछें कि भाई साहब आपको काम दिया गया था, व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं काम करूँगा। तो हम लोग जो है, हमारा जो सिटीजन है, उसको ना तो एम्पावर किया गया और उसको अपनी ताकत का खुद ही पता नहीं है, तो इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आप देखें हर डिपार्टमेंट में पैसा आपका अनस्पेंड पड़ा है। स्मार्ट सिटी के फेलियर को लेकर क्या कहेंगे? आगे आ रहा हूँ मैं उसमें, वो तीसरे और चौथे पार्ट में है, उसमें आऊँगा ताकि हम स्ट्रक्चर्ड रूप में चलें। मैं उस टाइम पे आप जो भी मेरे से पूछेंगे। एक आपको और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा अक्सर ऐसा मानना है कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो निकम्मे हैं और काम नहीं करते। मेरा मानना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने हिमाचल में बहुत सारे डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने काम किया, जहाँ पे पूरे स्टेट का डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा था।
उसके साथ हमारा चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहा था एज ए डीसी, या मैं सब डिवीज़न को कर रहा था एज ए एडीएम या एडीसी, तो उस टाइम के ऊपर मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी सुबह उठता है, तैयार होता है, नहा धो के ऑफिस आता है, वो काम करने के लिए ही आता है। कोई आदमी मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं काम नहीं करना चाहता। हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा वो काम क्यों नहीं करता है, वो मेरा और आपका प्रेशर कोई नहीं है, हम लोग पूछ कोई नहीं रहे हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप। अगर आपने देखा होगा, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट, आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते देखा होगा, एक ऑफिसर की बदली होती है, उससे पूरे ऑफिस का कल्चर चेंज हो जाता है। एक अधिकारी हेड ऑफ द ऑफिस चेंज होता है तो पूरा एम्प्लॉइज का वहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसी स्मार्ट सिटी में मैं भी कमिश्नर था और इसी कुर्सी पे मैं बैठता था। उस टाइम के ऊपर आप लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा होगा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट के भी ऊपर, डिफरेंट पोस्ट के ऊपर आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा होगा। तो ये पॉसिबल है, ये सब चीज़ें बदलाव लाई जा सकती हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेके आएंगे। और धर्मशाला मेरा ख्याल से इससे पढ़ा लिखा शहर कोई नहीं है जहां से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे सिटीजन स्मार्ट हैं, वो ऑफिसर्स के साथ भी खड़े हो रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं जब वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको टिक भी कर रहे हैं, हम उनको पूछ भी रहे हैं, और हम उनको फोर्स कर रहे हैं प्यार से कि वो लोग अच्छे से काम करें और कोई गलत काम ना करें। तो ये हमारा जो ब्यूरोक्रेसी वाला मिथ था, ये था कि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी काम नहीं करना चाहता। उसके बाद एक करप्शन है, हम बोलते हैं जी बड़े भारी करप्शन है जी, बहुत पैसे खा गए, वो पैसा खा गया। लेकिन मैं आपके घर में आता हूँ और आपके सामने चाय पी रहा हूँ, और चाय पीने के बाद मैं आपको बोलता हूँ मुनू ये कप साफ कर दिया, मैं ले जाना करने, और वो जो आपका बंदा है या मैडम या आप अपने आप कप को मेरे को धो के दे देते हैं, मैं अपने थैले में डालता हूँ और मैं चले जाता हूँ, तो आप इसको चोरी करेंगे? ये चोरी नहीं है, मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ, इसको आपने मेरे को गिफ्ट किया है। इसी तरह से अगर धर्मशाला में आप पूरे शहर में चक्कर लगाएंगे तो मेरा ख्याल से आप में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ ना आए कि कौन सा पैसा कौन आदमी खा रहा है, कहाँ पे बेईमानी हो रही है, कहाँ पे किसी आदमी ने हेराफेरी कर ली। अब आप बताएं कि क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये करप्शन है? ये करप्शन नहीं है। हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोग, हमारा पैसा हमारे पास आया, हमें विकास की जरूरत नहीं है, आपने जो करना है आप अपनी मर्जी से करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे को कोई राइट नहीं है ऐसा बोलने का कि कोई आदमी ने बेईमानी की। हमें किसी आदमी के ऊपर ब्लेम भी नहीं करना है, और ये आपको भी नॉलेज है, मेरे को भी नॉलेज है। अब आप जाग रहे हैं, आपके घर के आगे बैठे हुए हैं, आपके पूरे घर के लोग जाग रहे हैं, तो किसी में हिम्मत नहीं कि आपके घर में आके चोरी कर जाएगा। जब सिटीजन सोता है या हम लोग मालिक हैं, जब मालिक सो रहा है तो कोई भी आदमी वहां पे चोरी कर सकता है, कोई भी आदमी वहां से कोई भी सामान ले जा सकता है। तो ये फैक्ट्स हैं। इसके विषय में मैं चाहूंगा कि अगर इसमें आपको, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं सभी ऑफिस के बीच में उन कुर्सियों पे बैठ के देख के आया हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा जो था अभी तक का एक्सपीरियंस, ये हमारा पार्ट 1 का एंड में हम आगे, और आपने एक प्रश्न पूछ दिया, और अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। सर आपने कहा कि सिटीजन सो रहे हैं, धर्मशाला की बात कर रहे हैं, धर्मशाला की जनता सो रही है, मतलब क्या है सर, क्या कहना? पवन जी, धर्मशाला की जनता की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरे देश और प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूँ। धर्मशाला की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं धर्मशाला का रहने वाला भी हूँ, और यहाँ पे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को मैं क्लोजली फॉलो भी करता रहा यहाँ से जाने के बाद भी। इसके साथ मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं उसमें देखा। इसके साथ मैं 9 स्टेट्स में इलेक्शन ऑब्जर्वर भी रहा हूँ, और इलेक्शन के टाइम पे जितनी एक्टिविटी होती है उतनी एक्टिविटी कभी भी नहीं होती, पॉलिटिकल एक्टिविटी। उस टाइम पे भी मैंने देखा, तो ये पूरे देश के लोग जो हैं वो सो रहे का मतलब, जब मैं ऐसा बोलता हूँ सो रहे हैं, तो वो अनअवेयरनेस से सो रहे हैं, उनको पता नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे यहाँ पे ऑफिस के अंदर पड़ा गया है, मेरे लिए अवेलेबल क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इन चीज़ों के उदाहरण भी दूंगा। तो आज मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बीच में लंबी चौड़ी कहानियां शुरू कर दूं ताकि हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो। क्या करना पड़ेगा सर कि जागरूक नहीं हो? चलिए, इसके साथ ही मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं कि क्या करना पड़े।
अब आप देखिए कि हमारे पास मेन जो प्रॉब्लम है, हमने ये देख लिया कि लोग इच्छुक हैं। लोग कौन है? मैं और आप लोग हैं। अब हमारा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इच्छुक नहीं हूँ या आप इच्छुक नहीं हो। हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़े, हम लोग सभी चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, हम लोग सभी चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना हो, हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पे धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन जाए, ये हमारा ग्लोबल टूरिज्म हब बन जाए। लेकिन अब सिटीजन को ये नहीं पता कि हमारे पास यहाँ पे है क्या, मेरी एंटाइटलमेंट क्या है, मेरे को अवेलेबल क्या है। अब आप देखें कि जो हमारा जो बेरोजगार बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि कोई कौशल विकास निगम नाम की कोई चीज़ है, उसको ये नहीं पता कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नाम की कोई चीज़ है। और दूसरा, अगर पता भी है तो उसको ये नहीं पता कि ये मिलेगा कहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है जी, किसी को पता चल गया, किसी ने बता दिया कि जी आपको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में या स्किल इंडिया मिशन में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में आपके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर 65,000 रुपया खर्च किया जा सकता है। अब वो जाएगा कहाँ? दूसरा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आपको क्या अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, उसका मैं आगे बताता हूँ कि उसमें हमारी स्थिति क्या है। तो ये पवन जी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एंटाइटलमेंट नहीं हमें पता है, हमें स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसकी वजह से हमारा सिटीजन जो है वो वीक है। अगर हम एडवांस सोसाइटी से कंपेयर करें तो आपको वहाँ पे एक छोटे लेवल का भी अधिकारी या कर्मचारी है या नॉर्मल सिटीजन भी है, ये सड़क पे मजदूरी भी कर रहा है, तो आपके पूरे देश की पॉलिसीज के बारे में वो बात करता है। इवन स्कूल के बच्चे जो हैं, मैं वहाँ पे एक वर्ल्ड स्कूल में वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ के नीदरलैंड के बच्चे इंडिया की पॉवर्टी के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे थे 6,500 किलोमीटर दूर बैठ के। और हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को अगर हम ऐसा पूछें या हम अपने बच्चों को पूछें तो उनको ये नहीं पता कि स्वच्छ भारत मिशन के कंपोनेंट कितने। तो ये हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस। जिस दिन अवेयरनेस हो जाएगी तो लोग अपना हक भी मांगना शुरू कर देंगे। क्या सर आप भी अवेयरनेस के लिए कुछ करने वाले हैं अभी? बिल्कुल करने वाले हैं, और मेन हमारा एजेंडा ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास आज धर्मशाला स्मार्ट सिटी में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि पूरे हिंदुस्तान को बदल देंगे, पूरे हिमाचल को बदल देंगे, कल सवेरे उठेंगे तो सारा बिल्कुल हिंदुस्तान बदला होगा। मैं अपनी औकात में रह के, हमारे पास एक छोटा सा हम पायलट प्रोजेक्ट धर्मशाला को लेंगे। मेरा फर्ज ये है कि मैं धर्मशाला के हर नागरिक को ये बता दूं कि भाई इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। अब नागरिक को खुद फैसला करेंगे, मैं उनके, अब आपके बिहाफ पे मैं फैसला नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब आपको ये मिलने वाला है या आपको नहीं मिलने वाला, उसके बाद आप अपने आप फैसला करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट मोड के ऊपर जाके बात करेंगे, हर सिटीजन के पास जाके बात करेंगे, और एक मास स्केल के ऊपर जाके हम इसको अवेयरनेस की बात करेंगे। और इसमें अवेयरनेस से थोड़ा सा पवन जी हम आगे जाएंगे, हम जाएंगे एम्पावरमेंट पे। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, अगर आप डेवलपमेंट लिटरेचर को अगर आप पढ़ेंगे तो पार्टिसिपेशन, हम कई बार बोलते हैं कि हमारे अधिकारी आते हैं गांव में, मीटिंग करते हैं, एक कैंप किया, और हम बोल देते हैं कि हमारी अवेयरनेस होगी, क्या हमने लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। वो पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम गए, हमने लोगों से पूछा जी आपके लिए स्मार्ट सिटी आई है, बताओ क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने 5-7 सुझाव दिए, हमने उसके सुझाव ले लिए। वो पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, पीपल्स पार्टिसिपेशन है। लोगों को फैसला करने के लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो लोगों के ऊपर आए। डिसीजन आदमी तब ले सकता है जब उसको नॉलेज है और उसको इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये पवन जी हमारा जो आगे का स्ट्रेटजी है ये रहेगी कि हमारा एम्पावरमेंट के ऊपर हम काम करें, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू द कम्युनिटी अवेयरनेस। अब उसमें ऐसा क्यों करना है? अब मैं तो रिटायरमेंट हो गई हमारी, अभी तो हमारे को पेंशन भी बड़ी अच्छी मिल रही है, फर्स्ट क्लास, मेरे को पैसे भी खूब मिल गए हैं। अगर मैं नीदरलैंड में होता, डेवलपमेंट सोसाइटी में होता, तो मेरे को ना तो काम करने की ज़रूरत थी और ना ही मेरे को काम करना चाहिए था, क्योंकि जो पोस्ट मैं छोड़ के आया हूँ उस पोस्ट के ऊपर जो काम मैं कर रहा था वहाँ पे कोई कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। आज हम बैकवर्ड सोसाइटी हैं। हम लोग बोलते हैं जी डेवलपिंग कंट्री है, मैं बोलता हूँ जी हम बैकवर्ड सोसाइटी हैं, हम अंडर डेवलप कंट्री।
उसमें मेरा और आपका हर आदमी का कर्तव्य ये है कि हम इस टाइम के ऊपर देश को आगे ले जाने का, जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास नीड है, हमारे पास पैसा है, तो हम देश को आगे ले जाने के लिए हम काम क्यों ना करें। 1947 से पहले जो लोग थे, जो अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, मैं समझता हूँ मेरे और आपके पास भी आज वही अपॉर्चुनिटी है जो 1947 से पहले वाले लोगों के पास थी। सर, आखिरकार 25 साल के बाद ये अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें आखिरकार क्यों? इसमें पूजा जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपका प्रश्न क्या है। जी। आपका प्रश्न ये है कि 25 साल के बाद और रिटायरमेंट से जी। 1 साल पहले क्यों रिटायरमेंट। शायद आप ये समझ रहे हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। पूजा जी, बहुत क्लियर है, मैं ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई इस तरफ सोच रहा हूँ। हमारे को मेरा 25 साल जो आपने बात की, उसमें मैं किन्नौर में था तो वाटर शेड डेवलप कर रहा था। उसके बाद 2000 में जब फ्लड आया तो फ्लड को मैनेज कर रहा था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरे को ऑनलाइन किया था। स्मार्ट सिटी में था तो स्मार्ट सिटी कर रहा था। अगर मैं ये 25 साल नहीं करता तो पूजा जी आज आपसे बात ही नहीं कर सकता। वो एक्सपीरियंस मेरे पास होता ही नहीं। और उसी 25 सालों में 1 साल मैं नीदरलैंड भी में रह गया हूँ, जहाँ पे मैंने मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज़ की। तो इसमें ये होता है कि जब हम 25 साल में एक स्टेज ऐसी आती है। आपका प्रश्न बहुत वैलिड है, उसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहूँगा। जब मैं किन्नौर में काम कर रहा था तो हमारे पास वहाँ पे वाटरशेड का प्रोजेक्ट जब चलने लगा, उस टाइम के ऊपर हमारी ट्रांसफ़र हो गई। अब इसमें मैंने थोड़ा सा और समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको बताता हूँ। किन्नौर में फ्लड आया था तो वहाँ पे एक करछम एरिया है और वहाँ पे आर्मी की बैरक में पानी घुस गया और वहाँ एक जवान था, उसकी वाइफ थी, उसका हाथ उसने कस के पकड़ा हुआ था और पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया तो आस्ते 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 उसकी वाइफ का हाथ छूट गया और वो सतलुज में चली गई। इसी तरीके से पूजा जी, हमारा जब हम ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट में आप लोगों ने यहाँ पे उसको पहला पायलट प्रोजेक्ट किया था, उसके साथ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक थे, उसमें ट्रांसपोर्ट नगर था, उसके बाद हमारा INC सेंटर बद्दी था, उसके बाद मोबाइल ATS थे। ये सारी चीज़ें, अभी आप देखें हिमाचल टूरिज्म स्टेट है, लेकिन आपका मंडी जाने के लिए या मनाली जाने के लिए, शिमला जाने के लिए आपको AC बस नहीं मिलेगी। वो सारी प्रपोजल जो थी वो चल रही थी, तो वो आस्ते आस्ते वो हाथ छूट गया क्योंकि मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। तो 25 साल के बाद आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मेरी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपके साथ ही रहूँगा। मेरे को जब तक आप लोग बाहर नहीं निकालोगे तब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो इसलिए 25 साल हमको लगे। जब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, आपका पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, पब्लिक का पैसा खर्च कर रहा हूँ, जब भी हम प्रपोजल बनाते हैं, काम करते हैं, तो उसका मेरा TADA है, मेरी टूरिंग है, उसमें मेरे को सैलरी मिल रही है, मेरे का स्टाफ घूम रहा है, उन सभी का खर्च है। अगर मैं, अब आप देखिए स्मार्ट सिटी में पूरे यूरोप में हमने पूरा टूरिंग किया था, आपको याद होगा। उसमें जाके पूरे ये स्मार्ट सिटी की प्रपोजल की, पूरे लोगों को हमने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। लेकिन वो पैसा जो खर्च किया था, 2-4 करोड़ रुपया तो खर्च हुआ होगा। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैं 1 साल और भी चलता तो मैं 1 साल में अगर मेरी, अब आपने अगर फॉलो किया हो तो बीच में भी बदली हो गई थी जी। इवन मेरी एग्रो इंडस्ट्री से भी मेरे को बिजली बोर्ड में हो, तो बिजली बोर्ड वाले थोड़ा घबरा गए लोग, तो कहीं मेरी बदली उन्होंने कैंसिल करवा दी। लेकिन मैं चला गया था तो आपका वो भी छूट जाता है, एग्रो इंडस्ट्री। तो ये रीज़न था कि जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, तो उस वक्त आपको छोड़ देना। सर, नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? लोग इस बात को लेकर भी कि एक IAS का रुतबा आपके पास था, होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट आपके पास थे, तो क्यों आपको छोड़कर? वही मैंने एक्सप्लेन की, वही मैंने आपको कहा कि जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी रिटर्न आपके पास नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे बेटर ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आप वहाँ पे बैठ के अपने टाइम को वेस्ट ना करें, है ना। आज मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ तो वो नॉलेज मेरे पास है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम मिलके उससे बेटर रिजल्ट ले पाएंगे जो मैं वहाँ पे रिजल्ट दे सकता। मतलब वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा था? नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना हाथ छूटने वाला, वो था कि आप किसी चीज़ के पास पहुँच गए। अभी आपके जैसे स्मार्ट सिटी थी, जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने पे आए और वो हाथ छूट गया। अब उसके बाद मैं सुन रहा था, और शायद आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि यहाँ से जाने के बाद 3 महीने मैंने साइकेट्री से डिप्रेशन की दवाई भी खाई थी। जब मैं सुनता था, आप लोग लिखते थे कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी में ऐसा हो गया, मेरे को लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे 3 महीने मैंने साइकेट्री से डिप्रेशन की दवाई भी खाई।
कैप्टन तो ऐसा नहीं कि जो ऑफिसर काम कर रहे हैं वो सोच नहीं रहे, उनके दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कैप्टन साहब, आपने करप्शन को लेकर बड़ी बात की है कि काफ़ी विभाग के जो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो जनता के पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है, आप थोड़ा क्लेरिफाई कर देंगे? देखिए, इसमें मैं आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा आप पूछेंगे। मैं यहाँ पे ना तो किसी का हिसाब किताब रखता हूँ, ना किसी की रिकॉर्डिंग करता हूँ, और ना ही किसी के डॉक्यूमेंट लेके चलता हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब, आपको भी पता है जो आप प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं, यू आर ऑल्सो अवेयर। आप देखिए, आप सारे डिपार्टमेंट में घूम लीजिए, आपको किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको किसी से आरटीआई इन्फॉर्मेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप सड़क पे चलते 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 आप देखेंगे तो आप देख के दूर से लगेंगे यार कुछ गड़बड़। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन मेरा वर्शन ये है कि हर आदमी ईमानदार है जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आदमी बेईमानी कर सकता है, उसमें तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उस चीज़ को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। लालच जो है उसको रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। सर, यानी आपका मानना है कि स्मार्ट सिटी में धांधलियाँ हुई हैं? नहीं, धांधलियाँ तो आप देखें, मैं तो आपको स्मार्ट सिटी बताऊंगा कि स्मार्ट सिटी में क्या होना था और क्या हो रहा है, उसको हम फिर ये देख सकते हैं। देखिए, ऐसा मैंने जैसे आपको कहा कि हम अगर इन चीज़ों में पढ़ेंगे कि कोई आदमी ने धांधली करी तो हम मेन फोकस से हट जाएंगे, हम किसी और दिशा में चले जाएंगे। हम स्मार्ट सिटी में जब आएंगे तो फिर मैं आपको जब बताऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बोलूँ। चले जी आगे। अब हमारे पास पवन जी जो आपने पूछा उसका मैं बताता हूँ कि जो मेजर प्रॉब्लम जो आप भी पूछ रहे हैं, इसमें इनको हम जो डेवलपमेंट की भाषा में अगर हम कहें, इसको हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बोलते हैं, कि जिस आदमी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। एक आदमी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और दूसरे आदमी के पास इंफॉर्मेशन नहीं। उससे दो कंसेप्ट निकलते हैं, अनइन्फॉर्म्ड सिटीजन और दूसरा उसमें निकलता है अनइन्फॉर्म्ड वोटर। जो वोटिंग का अपना डिसीजन ले रहा है वो भी उसका कंसिडर डिसीजन नहीं है, वो भी उसका विम्सिकल डिसीजन है, या उसका जो देख सुन रहा है या उसको फीड किया जा रहा है, मिसफीड किया जा रहा है, उसके बेस के ऊपर वो डिसीजन ले रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि हम उसमें क्या करने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो स्मार्ट सिटी परियोजना जो है, ये हमारी कुछ प्रश्न है जिसमें, अब आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि स्मार्ट सिटी में बहुत सारी धांधली हुई। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं और आप और मेरे से ज़्यादा आप इसके जिम्मेवार हैं कि आपने भी उसको इनकरेज किया है। कैसे? आपकी खबर जब मैं पढ़ता हूं या देखते हैं तो आप धर्मशाला को स्मार्ट सिटी एड्रेस करते हैं। आप जब एड्रेस करते हैं तो मैं ऐसा ऑफिस में बैठ के सोचता हूँ कि यार मैं तो कामयाब हो गया, मैंने स्मार्ट सिटी बना दी। क्या हम ऐसा टैग लगा सकते हैं कि कब बनेगी स्मार्ट सिटी, या क्या ये स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी नहीं है। हमारे पास तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था, और जिस वक्त हम स्मार्ट सिटी कंसल्टेशन भी कर रहे थे तो मैं बार बार ऐसा बोलता था कि भाई हम ऐसा बोलना ना शुरू करें कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी दिशा में नहीं जा रहे। तो इसलिए हमारा क्या, हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है, क्या धर्मशाला स्मार्ट सिटी है या 2016 से पहले की स्मार्ट सिटी धर्मशाला और 2016 के बाद की स्मार्ट सिटी धर्मशाला, उसमें क्या फर्क है? क्या आपको पॉजिटिव चेंज नजर आता है या नेगेटिव चेंज नजर आता है? अगर नेगेटिव चेंज नजर आता हो तो नेगेटिव चेंज क्यों हुआ? अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे आपने मेरे को बार बार पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, इसी तरीके से आप पूछें कि भाई ये काम हो रहा है, टाइल अगर लग रही है, जहां पे जरूरत है वहां पे भी टाइल लग रही है, जहां पे नहीं जरूरत है वहां पे भी टाइल लग रही है, तो आप पूछें भी क्यों लग रही है, भाई मैं क्यों कर रहा हूं? कोई तो इंटरेस्ट होगा। फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि किसका इंटरेस्ट है। वो सबको पता है, आप सभी को पता है। मेरा ख्याल से आप मेरे साथ सामने एज ए प्रेस रिपोर्टर भी हैं और आप सारे मेरे दोस्त भी हैं। मेरे को पता है कि आप सबको पता है कि किसका इंटरेस्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो मेरे को और आपको ये फील करने के लिए, स्मार्ट सिटी धर्मशाला का मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है। मैं अगर यहाँ पे किसी पोस्ट पे बैठता हूँ तो मैं भाई साहब आपकी परियोजना को चलाने के लिए आया हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। मालिक धर्मशाला के लोगों की, मेरे घर के अंदर आके कोई दूसरा आदमी मेरी मर्जी के बिना काम नहीं कर सकता।
तो धर्मशाला का मालिक जो है हमको समझना है कि हमें एक ओनर की भूमिका में हमको आना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि किसको इसके बारे में फैसला करना चाहिए। इसका फैसला धर्मशाला के लोग करेंगे, जैसा कि आपने किया था स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाने में, या शिमला में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट या यहाँ पे कॉरपोरेशन में बैठे कमिश्नर, क्या वो फैसला करेंगे, या कुछ लोगों को हमने इलेक्ट कर दिया, वो लोगों को हमने चार्ज दिया कि भाई आप स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट कराओ, और वो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, ये उनको फैसला करना। फैसला तो लोगों को करना है। लोग जो है दे शुड बी डिसाइडिंग। अगर लोगों से डिसीजन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है तो लोगों को आगे आके बोलना है कि भाई मेरे से तो पूछो, कम से कम पता तो कर लो यार, मेरे घर में अगर आप कहीं पे कोई चीज बना रहे हो तो आप मेरे से पूछ तो लो कि वहां पे बनाना है या नहीं बनाना। उसी के लिए प्रपोजल बनी थी, और मैं आपको प्रपोजल के बारे में आगे बताता हूं। अब आप देखें कि हमारे पास कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट कितना था, 500 करोड़ का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना था, 498 करोड़ आना था, क्योंकि उसमें कुछ 488 करोड़ क्योंकि कुछ प्रपोजल बनाने को दे दिया, कुछ हमारे को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा। 488 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना था, 500 स्टेट गवर्नमेंट से आना था। उसके बाद हमारे पास 669 करोड़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थी, और उसके बाद हमारा 512 करोड़ के आसपास कन्वर्जेंस की थी। अब मैं आपको पीपीपी और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप करते हैं, जैसे हमारे टोल रोड हैं, वहाँ पे हम प्राइवेट पार्टी को बोलते हैं जी आप रोड बनाओ, और उसके बाद 15 साल के लिए ये रोड आपको दे दिया, उसमें आप टोल टैक्स वसूलो और उससे अपना रिकवरी करो। 15 साल के बाद वो रोड मेरे पास आ जाता है, मैं दोबारा दे दूं उसको, टेंडर कर दूं, वो मेरा अपना रोड है, मैं अपने आप चलाऊं। ऐसा ही आपका ये रोपवे है, ये भी पीपीपी में है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई। अब आप देखें, आप जानते हैं कि हमारा 2209 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी की परियोजना थी। अब उसमें से 669 करोड़ के आपके प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थे। अगर ये 669 करोड़ रुपया प्राइवेट से ना लेके अगर मैं स्मार्ट सिटी फंड से खर्च करता हूं, तो उन प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा जिसमें हमारा ईपीसी मोड में होगा, या जिसमें स्मार्ट सिटी फंड से पैसा खर्च करना है, जो पीपीपी मोड में हमारे पास पॉसिबल नहीं। दूसरा आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे को ये समझ नहीं आती बात कि क्या स्मार्ट सिटी आने के बाद धर्मशाला के बाकी फंड की एंटाइटलमेंट खत्म हो गई है। अब आप देखें कि हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो स्मार्ट सिटी में जा रहा है कि पैसे दे दो। आईपीएस डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल आपको याद होगा, बिजली बोर्ड ने यहीं पे इनके एमडी आए थे, इसी हॉल में हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था। हमने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं, स्मार्ट सिटी का पैसा किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिया जा सकता। आईपीएच डिपार्टमेंट जो है उसमें 26 करोड़ रुपया अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हर साल, मैं डायरेक्टर रहा हूँ वहां पे, हो सकता है अभी ज्यादा हो गया हो, 26 करोड़ रुपया सीवरेज का पैसा हर साल आता है। भाई धर्मशाला का शेयर कहां पे है उसमें? धर्मशाला स्मार्ट सिटी आईपीएच को पैसा देगी, या वो जो सीवरेज का पैसा गवर्नमेंट से हमको मिलेगा? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा जो है, जो हमारी एंटाइटलमेंट थी, वो बिल्कुल स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर खत्म कर दी कि जो करना है आपने छींक भी मारनी है तो स्मार्ट सिटी से जाके मारो, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खर्च करना है तो वो तो स्मार्ट सिटी में जाके बात करें। तो ये हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो पीपीपी प्रोजेक्ट हैं या कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट हैं, वो कन्वर्जेंस के पैसे जो हैं हमारे को दूसरे डिपार्टमेंट से हमको कन्वर्ज करने हैं, ना कि उसको डाइवर्ज करना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसको, क्योंकि हम स्कीम को तभी चला सकते हैं अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसको मेंटेन किया जाए। इसके साथ हमारे पास अगर आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी को जिस टाइम के ऊपर, मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ 2016 में, उस टाइम के ऊपर मेरे को जो मिलता था तो वो मेरे को सड़क पे चलते बोलता, बड़का जी स्मार्ट सिटी सुझा दी नहीं जो। अब भाई सुझा दी का मतलब, इसका मतलब वो लोग जो थे वो बड़े कीन थे, वो चाह रहे थे कि हम कब देखें इसको, कब मेरे पास आ जाए। लोगों की इच्छा ऐसी थी कि कल सवेरे उठेंगे तो स्मार्ट सिटी बन गई हो। लेकिन आप देखेंगे ये जर्नी जो आपके साथ चलेगी, आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी को विफलता की तरफ धकेला जा रहा है। जबरदस्ती फेल हो नहीं सकती, आपके पास पैसा है, नीड है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर अगर आप फेल होते हैं तो उसको आप धकेल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि भी फेल हो। अब वो जो चीज है वो आपको मैं बताता हूं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसमें
अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, सबसे पहले मैं आपका इस अभी तक जो हुआ प्रश्न यस सर, कोई कंटिन्यू। पूछना चाहेंगे? अब मैं आता हूं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था क्या। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा। स्मार्ट सिटी का विजन था कि टू डेवलप धर्मशाला ए ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन्स, ऑल रीजन्स। सर्दियों में भी टूरिस्ट यहाँ पे आ सके, और शादी के लिए अगर हनीमून पे आता है तब भी आ सके, स्नो स्पोर्ट्स उसने करनी है तब भी आ सके, एडवेंचर स्पोर्ट्स करनी है तब भी आ सके, और हर सीजन में हमारा पर्यटन जो है वो वहाँ पे हो, विच इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है कि जो हम बना दें वो अगले 100 साल तक वो चले। जैसे मकान मैं बनाता हूँ तो उसकी सफेदी कराने की जिम्मेवारी मेरी है, और उसके लिए हमारे को इनकम जनरेट करना था। इसका भी मॉडल उसमें बना हुआ था। एंड स्मार्ट वाइल बीइंग फॉर इट्स रेजिडेंट्स ए सिटी विच इज लिवेबल। लिवेबल का मतलब मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो मैं पीछे देखता ना चलूँ, को मार ही जाएगा मेरे को। उसमें ट्रैफिक कंजेशन ना हो आपकी, उसमें आपको जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोगों को रिक्रिएशन वहाँ पे सेंटर्स हों, वो सारे के सारे ये चीज़ें इसमें प्रपोज थी जो लिवेबल है, रहने के लायक सिटी है। उसके बाद वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब है इकोनॉमिकली वाइब्रेंट, कि हमारे यहाँ पे बेरोजगार बच्चे हैं, बिजनेस है, उनके पास बिजनेस की इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उनका इनकम स्टेटस जो है इंक्रीज करे। उसके बाद इंक्लूसिव। इंक्लूसिव अगर यहाँ पे हैंडीकैप्ड है, लेडी है, बच्चा है, वो भी सिटी को वैसे यूज कर सके जैसे कि एक वहाँ पे एबल बॉडीड आदमी जो है उसको यूज कर सकता है। और सेफ। आपकी बच्चे जो हैं या बच्चियां हैं रात को 1 बजे घूम रही हैं, या तो आपका हर जगह के ऊपर सीसीटीवी सर्वेलेंस में आपका चल रहा है। अर्थक्वेक 7-8 का भी आता है तब भी आपको नुकसान नहीं होता है। तो ये सेफ सिटी जो थी, ये सारा का सारा ये विजन लोगों ने जब तैयार किया, इस विजन को हमने लोगों को पब्लिश किया, लोगों ने इसमें सुझाव दिए, मॉडिफाई किया, और ये फाइनल बना था कि हम इस किस्म की धर्मशाला चाहते हैं। इसको पूरा करने के लिए 8 फोकस एरियाज थे जिसमें हमने प्रोजेक्ट बनाए। पहला था फोकस एरिया ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, इसके ऊपर 10 प्रोजेक्ट थे जिनके ऊपर हमने काम करना था। उसके बाद दूसरा था स्मार्ट मल्टी मॉडल मोबिलिटी सिस्टम। यहाँ पे प्रेम जी आज बोल रहे थे कि मैं बरखा लगी हुई थी, मैं तो पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती तो मैं स्कूटर लेके आया, नहीं तो मैं कार लेके आना था, या कार लेके आया मैं स्कूटर लेके आना था। अब भाई साहब मेरे को और आपको, मैं वहां से सिद्धवाड़ी से आया हूँ, अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो हमें यहाँ पे कोई भी अपनी कार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो जितनी कारें हमको मिलती हैं वो सारी कारें हमको नहीं मिलेंगी, क्योंकि कार चलाने में खर्चा भी ज़्यादा है, इनकन्वीनियंस भी है, और उसमें प्रॉब्लम भी है। उसके बाद हमारे पास सेफ सिटी, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, डिजास्टर रेजिलिएंट, जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, डिजास्टर वहां पे अगर आता भी है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक फोकस एरिया को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट थे और कैसे होने थे और क्या हुआ। उसके बाद अगर आप 5वां फोकस एरिया था स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका सड़क है, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, वो किसी भी विदेश, चाहे आप सिंगापुर चले जाएं, वो धर्मशाला के मुकाबले के ही प्रोजेक्ट वहां पे होने थे। रोड जो है उसी मुकाबले का आपका होना था, इसीलिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था। दूसरी डेवलपमेंट से अलग था, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था, इसीलिए इसका नाम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दिया गया। उसके बाद था सिटी फॉर ऑल। सिटी फॉर ऑल, टूरिस्ट आता है उसको भी सेम सुविधाएं मिले, लोकल लोग हैं उनको भी सेफ सुविधाएं मिले, बुजुर्ग आदमी चल रहा है उसको भी वो अवेल कर पाए। उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी या मैं या आप 20 किलो का अटैची जैसे एयरपोर्ट में हम लेके चलते हैं, उसको लेके अगर चलते हैं तो नीचे हमारे टायर लगे होंगे और मेरे को अपना अटैची उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहाँ चले जाते हैं। तो आपकी जो स्ट्रीट्स हैं वो ऐसी होनी थी और ऐसा प्रपोज किया गया था कि आपकी स्ट्रीट पे अगर थोड़ी सी चढ़ाई आती है तो वहां पे आपको रैंप मिले ताकि आपको टैची ना उठाना पड़े। थोड़ा सा ऊपर स्लोप आता है तो उसके ऊपर आपको एस्केलेटर मिले। एक नॉट प्लेस में लगा हुआ है, हम कई बार बोलते हैं इथू नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? अगर नॉट प्लेस में लग सकता है जहाँ पे धूल मिट्टी उतनी है जितनी यहाँ पे है, तो ये बाजार हमारा जो बस स्टैंड है इससे ऊपर के लिए क्यों नहीं लग सकता? उससे ऊपर अगर वर्टिकल में आप चले जाते हैं तो वहां पे आपको लिफ्ट मिले ताकि आपका
घर से आप चले तो 20 किलो का टैक्सी लेके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, अपने शहर के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक। ये आपका था सिटी फॉर ऑल, सिटी ऑफ जॉब्स। अगर इतना सारा काम करेंगे तो वहाँ पे काम तो कोई करेगा। अगर आईटी का करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे, तो यहाँ के बच्चे और यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तो ये हमारी सिटी फॉर जॉब्स भी था कि यहाँ से किसी बच्चे को किसी भी जॉब के लिए बाहर ना जाना पड़े और यहाँ पे ही उनको रोजगार मिले। आप देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है, अगर इसको फेल करते हैं हम, तो हमारा इसमें आप देखेंगे कि मेरे को और आपको नुकसान तो होगा ही होगा। आने वाली जनरेशन जो है वो भी इसमें सफ़र करेंगी। फोकस एरिया 8 था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ICT एनेबल्ड डोर स्टेप गवर्नेंस, ये आप ऑलरेडी इसको आप कर चुके हैं। मैं इसमें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया था, आज आपको किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफ़ी पीते पीते कोई भी सर्विस आप ले सकते हैं। 2 सिचुएशंस के अलावा, जब आपने बस की पासिंग करानी है तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, या ड्राइविंग टेस्ट का आपने देना है तो फिजिकली जाना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम कहीं पे लूज होता है तो ये आपकी ड्यूटी और मेरी ड्यूटी है कि हम बोलें कि वे सिस्टम फेल क्यों हो रहा है या ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये हमारा जो था, ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब इसमें यहाँ तक अगर आप कुछ पूछना चाहें।